तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। परवल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। बकरियों के अच्छे विकास के लिए संतुलित आहार प्रबंधन। परवल की खेती हमारे राज्य के दियारा क्षेत्रों में बहुत से किसान भाइयों ने की है और अभी उनकी फसल पुष्पन से लेकर फलन अवस्था पर है। इस अवस्था पर फसल में सिंचाई के साथ साथ कीट और रोगों की रोकथाम करना जरूरी होता है, तभी फसल से अच्छी पैदावार होती है। इसलिए फसल में इन सभी कार्यों को आप कैसे करेंगे, इस बारे में बता रही हैं कृषि विशेषज्ञ निशा कुमारी। अभी जो किसान भाई परवल की खेती कर रहे हों तो जैसा कि हम जानते हैं कि परवल के लिए उच्च तापक्रम के साथ साथ आर्द्रता वाली जलवायु चाहिए। तो इसके लिए हमें जैसे ही मौसम में का तापक्रम बढ़ता है सिंचाई करना चाहिए और जो सिंचाई करेंगे वो आवश्यकता अनुसार जब भी हमारा परवल लताओं में फूल और फल की जब आने लगती है तो हमको अपने खेत में नमी का ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमको हमेशा 10-15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहनी चाहिए। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। और निकाई गुड़ाई तब से हमको 4-5 बार अभी तक मतलब करें। और इस निकाई गुड़ाई में हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम परवल के जड़ों को पर छेड़छाड़ ना करें। अगर परवल की जड़ में छेड़छाड़ होगी तो उसके कारण क्या होगा कि कुछ परवल के लत्ते के ऊपर जो उनका जो फूंद होगा उस पे वो सूखना शुरू हो जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किसी बीमारी के कारण हो, लेकिन जड़ का छेड़छाड़ होने के कारण भी ये होता है। इसलिए हमको निकाई गुड़ाई पे ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ हमको फरवरी महीने से ही उसमें उर्वरक और खाद का अनुशंसित दर पे जैसे कि यूरिया प्रति थल्ला हमको 20 से 25 ग्राम, बोरोन पर एकड़ के हिसाब से आधा किलो देना चाहिए। और जब भी हम उर्वरक और खाद का व्यवहार करें खेतों में तो उसके साथ साथ हमको सिंचाई करना चाहिए। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं।
बल्कि वे मादा पुष्पों में परागन का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है, जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागन करना चाहिए, जिससे फल अधिक बनते हैं। फरवरी मार्च माह में जब पौधों में नए कल्ले फूटने लगते हैं, तब मचान बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। परवल के 2 कतारों के बीच 2 मीटर चौड़ाई में 2 से 2 मीटर की दूरी खंभे गाड़ते हैं और बीच में इस प्रकार सुतली से बांधते हैं कि मचान के रूप में बन जाए। प्रत्येक कतार के साथ 50 सेंटीमीटर खाली स्थान रास्ता छोड़ना चाहिए, ताकि दवा का छिड़काव, निकाय, गुड़ाई, सिंचाई तथा फलों की तुड़ाई आदि कृषि क्रियाओं को आसानी पूर्वक किया जा सके। लताओं को मचान पर सुतली के सहारे चढ़ाना चाहिए। मचान मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वर्षा ऋतु में गिरने न पाए। और क्या होता है कि इसमें रोग व्याधि की समस्या होती है। ये जो है वो धीरे धीरे पत्तों के साथ साथ तना पर भी लगता है। तो इसके लिए हमको सल्फेक्स 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से उसका छिड़काव करना चाहिए। और इसके अलावा क्या होता है कि इसमें भृंग कीट लगता है, तो भृंग कीट के लिए ध्यान देना चाहिए और समय समय पे मालाथियन या पाराथियन नामक दवा का 1% घोल से उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम कोई भी स्प्रे करते हैं, कोई भी कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं या हम कोई उर्वरक जिससे कि हम फल का क्वालिटी बढ़ा सके, तो उसका भी अगर हम छिड़काव करते हैं तो ये हमको धूप में नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको हमको शाम के समय में या सवेरे के सुबह सुबह करने चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान भाई खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इनमें से अच्छा लाभ वही बकरी पालक ले पाते हैं जो इन बकरियों की आहार व्यवस्था मौसम के अनुसार करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप भी बकरी पालन करते हैं तो इनका संतुलित आहार प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा। बकरियों का पालन मुख्यतः हम लोग मांस उत्पादन के लिए एवं दूध उत्पादन के लिए करते हैं। ऐसे में अगर हम अपने बकरियों का समुचित, संतुलित एवं सुपाच्य आहार का प्रबंधन करें तो बकरियों का उत्पादन क्षमता अवश्य वृद्धि होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर भोजन की व्यवहार की अगर हम लोग बात करें तो बकरियों का पत्तेदार चारा ज़्यादा पसंद है और वह उसे खाना ज़्यादा पसंद करती हैं। जब पत्तेदार भोजन की बात होती है तो सालों भर एक तरह के पत्तों की उपलब्धता बहुत बार संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में किसान भाई उनकी आवश्यकताओं को जानें कि एक बकरी को कितनी आवश्यकता है। तो अगर देखें तो एक बकरी को अपने शरीर भार के अनुसार कम से कम 4 से 6% चारा की आवश्यकता होती है। मतलब कि वो 2 से 3 किलो हरा चारा प्रति 10 किलो की बकरी आपकी आवश्यकता होगी। तो ये ज़रूर आपको सुनिश्चित करना है कि उसको भरपेट हरा चारा यानी सूखा चारा दोनों मिल रहे हैं या नहीं। बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो सके, इसके लिए खान पान का उचित प्रबंध रखना चाहिए। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम किया जा सकता है। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। बकरियों को सूखा चारा पसंद है,
उन्हें गीला भिगाया हुआ या हरा चारा जो हम लोग उगा के खिलाते हैं उनको उतना वह पसंद नहीं है जैसे हमारे गाय और भैंसों को पसंद है। तो आप उन्हें दलहनी चारा पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और दलहनी सूखा चारा भी वो बड़े चाव से खाते हैं। सूखे पत्ते भी बहुत चाव से खाते हैं अगर वो पत्तों में हरापन है। बकरियों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर पशुओं को खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने की विधि जो इस प्रकार से है। मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ ग्वार मक्का बाजरा अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। अब बात करते हैं बकरियों को कौन सा आहार कब और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। उत्पादकता के स्टेज के अनुसार किस अवस्था में आपकी बकरियां हैं, खास करके गाभिन बकरियों की अगर मैं बात करूं तो गाभिन बकरियों का जो गर्भाकाल होता है वह 145 दिन का होता है। तो जो आखिरी 50 दिन का समय है गर्भाकाल का, उस समय उन्हें भरपूर मात्रा में चारा देने के अलावे उसे दाना मिश्रण भी अगर किसान दें जिसमें चोकर, चना के छिलके आदि मिश्रित हों और साथ में उसमें खनिज लवण और नमक मिश्रित दाना मिश्रण भी अगर हम लोग अतिरिक्त रूप से उनके शरीर भार के अनुसार 100 ग्राम से 300 ग्राम प्रतिदिन के दर से दें तो फलस्वरूप आपके बच्चे का जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वो भी आपको अच्छा मिलेगा। सूखी बकरियों को प्रतिदिन प्रति पशु सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 200 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। गर्भित बकरियों को प्रतिदिन प्रति पशु आहार सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 300 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। दुधारू बकरियों को प्रतिदिन प्रति पशु आहार सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 2 किलोग्राम, दाना बाट 400 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। अगर बकरियों को भरपूर मात्रा में स्वच्छ, साफ सुथरा और गंध रहित पानी की उपलब्धता आप कराते हैं तो उनको अनुकूल प्रभाव उनके शरीर पे पड़ेगा। एक दुधारू बकरियों को पानी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। पानी के कमी से भी बहुत बार दूध कम होता है। तो पानी भी सुनिश्चित करें कि पेयजल उनके पास हमेशा रहे और वह उनके स्वास्थ्य पे अनुकूल प्रभाव डालेगा। तो अतः मेरे सारे बकरी पालक किसान भाइयों, जहां हम बार बार त्रुटि करते हैं उनके आहार व्यवस्था पे, तो उस पर आप ध्यान दें, उनकी आवश्यकताओं को समझें और उस प्रकार से उनका भोजन प्रबंधन करें तो आपको मांस उत्पादन में भी वृद्धि मिलेगी और साथ ही दूध उत्पादकता में भी उनको काफ़ी सराहनीय आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और आपका जो बकरी पालन है वह एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। भारत में मशरूम उत्पादन का इतिहास लगभग 3 दशक पुराना है, लेकिन लगभग 10 से 12 वर्षों के दौरान मशरूम उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है और इससे कम लागत में अधिक मुनाफा भी मिलता है। इसलिए किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ अब मशरूम उत्पादन भी करने लगे हैं। किसान भाइयों, यूं तो मशरूम की विभिन्न प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन मौसम के अनुसार किया जाता है। फिलहाल अभी दूधिया मशरूम की खेती के लिए तापमान बड़ा ही उपयुक्त है। ऐसे में यदि आप दूधिया मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता कुमारी। आप
ऑयस्टर और बटन की खेती तो बहुतायत में कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफ सीजन होता है मशरूम का, जो गर्मी का समय होता है, उस समय के लिए आप मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। एवं आपको बता दें कि विश्व मशरूम परिवार जो है उसमें मिल्की मशरूम को भारत के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है और यह काफ़ी सफल है। तो बटन मशरूम के सब्स्टिट्यूट के रूप में आप मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। बटन मशरूम के तरह ही मिल्की मशरूम देखने में आकर्षक उजला होता है और इसका स्वाद भी मांसल होता है। लेकिन इसमें खासियत यह है कि इसकी खेती आप अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कर सकते हैं, जबकि बटन मशरूम का आप एक ही फसल ले सकते हैं। अक्टूबर में सितंबर से लेके आप मिड फरवरी तक जो आपका इसका कंपोस्ट बनाएंगे और लगभग आपका दिसंबर से क्रॉप आना शुरू होता है। तो यह इसका क्रॉपिंग पीरियड काफ़ी कम होता है। लेकिन आप यदि मिल्की की खेती करते हैं तो यह आपका मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक आप इसके फसल को प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपका 28 डिग्री से 38 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है उसमें इसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। और नमी 80 से 85-90% तक नमी उस कमरे में रहना चाहिए, तो आपकी इसकी खेती सुगमता से होगी। तो आप आइए आज हम जानें कि कैसे हम मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल जैसे आप ऑयस्टर मशरूम की खेती करते थे उसी तरह से आपका मिल्की मशरूम की खेती बहुत ही आसान है। थोड़ा सा उसमें हम तकनीकी उसमें केसिंग करते हैं जो कि मिल्की ऑयस्टर मशरूम से थोड़ा अलग है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जरूरी सामग्री इस प्रकार से है: गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन खाद 9 किलोग्राम, यूरिया 4 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद 3 किलोग्राम, सुपर फास्फेट खाद 3 किलोग्राम, चोकर गेहूं का 15 किलोग्राम, जिप्सम 20 किलोग्राम। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो भी कृषि अवशेष लेते हैं वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। 2 से 3 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई की वो कुट्टी या जो भूसा हो वो होना चाहिए। इसको सबसे पहले हम लोग अन्य मशरूम की जैसे ऑयस्टर मशरूम के लिए करते हैं कि पहले स्टरलाइज करते हैं, उसी तरह से आप इसके में भी पहले स्टरलाइज करेंगे। जो भी आप कृषि अवशेष लेंगे उसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के लिए आप सब गर्म पानी विधि से उपचार कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि भीगे हुए भूसे को खौलते पानी में 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड में कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक रखते हैं। घरेलू स्तर पे आप इसको रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक उपचार में आप बेविस्टिन और कार्बेंडाजिम और फॉर्मलिन का उपयोग कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में आप 125 ml फॉर्मलिन डालेंगे और 10 ग्राम बेविस्टिन डालेंगे और इस घोल में आप लगभग 15 kg जो कृषि अवशेष है 15 kg कृषि अवशेष को 15 से 16 घंटे तक भिगो दें। भिगोने के बाद फिर हम उसको छाया में फैला करके उसकी नमी की जांच करते हैं, जैसा कि आप ऑयस्टर मशरूम में भी करते थे। और आप जब आपकी नमी सही हो, नमी की जांच इस प्रकार करेंगे कि हमारे मुट्ठी में लेकर जब कृषि अवशेष को हम दबाएंगे तो उससे पानी नहीं चुए, लेकिन हथेली में आपको लगे कि पानी का एहसास हो, उसमें पानी हल्का दिखे, तब समझिए आपका इसमें नमी सही है। फिर उसमें हम लोग बिजाई करते हैं। इसमें बिजाई करने के लिए प्रति 1 kg सूखे भूसा में 120 ग्राम हम बीज लेते हैं और बिजाई करने के लिए आधा बीज को हम पूरे जो कृषि अवशेष भूसा पुआल कुट्टी जो भी आप लिए हैं उसमें आधा बीज को, जैसे 120 ग्राम है तो 60 ग्राम बीज को पूरे भूसे में मिला देंगे और 60 ग्राम बीज को परतदार विधि, जैसे कि आप ऑयस्टर मशरूम की खेती में परतदार विधि लगाते थे कि साइड से बीज देते थे, फिर भूसे का लेयर देते थे, फिर बीज देते थे, उसी तरह से परतदार विधि से आप इसकी बिजाई करेंगे। किसान भाइयों, बिजाई करने के बाद पॉलीथीन के बैग को रबड़ बैंड या सुतली से अच्छी तरह से बांध देते हैं और उसके बाद पॉलीथीन के बैग में 10 से 12 छेद कर देते हैं, जिससे कि उसमें हवा का आवागमन आसानी से बना रहे। बिजाई करने के बाद हम इसे कमरे में रख देते हैं और इसको आप कमरे में आप आराम मचान बना के रख सकते हैं या फिर हैंगिंग कर सकते हैं, रस्सी के सहायता से सिक्का बना के उसमें टांग के रख सकते हैं। इसके बाद आप लगभग 15 से 20 दिन में आपका उसमें देखिएगा कि माइसेलियम रन कर गया है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें जब हम बिजाई करते हैं तो ऑयस्टर मशरूम जैसे हम बैग को बंद करते थे, इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप बैग को बंद कर दें या फिर उसमें एक ये अखबार है, अखबार को उसके साइज का काट करके उस पर डाल दें
हैं और उस पर हल्का हल्का नमी भी दे सकते हैं, या फिर उसको ऊपर से मुंह बंद कर सकते हैं। यदि मुंह हम बंद करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि बीच से, जैसे बैग जो है, बैग को बीच से काट करके फिर उसको हम 2 बैग बना सकते हैं। या फिर जिसमें कि आप ऊपर नहीं बंद किए, अखबार दिए हैं, तो उसमें आप अखबार हटा देंगे 15 से 20 दिन के बीच, और उसमें हल्का हल्का फुहारा से नमी देते हैं। इसके बाद अगला 20 दिन में हमारा लगभग फसल निकलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर हम लोग पहली फसल को तोड़ते हैं, फिर 10 से 15 दिन में फिर हमारा दूसरा फसल निकलता है, फिर तीसरा फसल निकलता है। इस तरह मिल्की मशरूम की खेती हम आराम से अप्रैल महीने से लेके सितंबर अक्टूबर तक खेती कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव जड़ुआ खेड़ा, जिला सागर से अशोक वर्मा जी ने। आप मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अशोक जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। यह व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी काफी ज्यादा है। देश में रोजगार तलाश रहे युवा इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। पिछले 4 दशकों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफी बड़ा अंतर है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गी के बारे में करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम ब्रीड है। इसके मीट का दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। चटकदार काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी के ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। ये दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इसका खून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खानपान में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। ये हरे चारे में वर्सीम, बाजरा चरी बड़े चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 केजी वजन के हो जाते हैं और लगभग 5 माह में 2 से 2.5 केजी की हो जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 रुपए का खर्चा आता है और बाजार में ये 500 से 900 रुपए किलो में बिक जाता है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। बस शुरू के दिनों में तापमान का ध्यान रखना होता है। अगर आप कड़कनाथ का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र राज्यों के पशुपालन विभागों में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।